हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सेबी ग्रेड ए फेज 2 के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं, क्योंकि आपके पास लगभग 30 दिन हैं और पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। और अगर मैं उनको चैप्टर्स में सेग्रीगेट करूं सिलेबस के टॉपिक्स को, तो आपके पास अराउंड 75 चैप्टर्स हैं। इन 75 चैप्टर्स को 30 डेज में कंप्लीटली रिवाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आज आपके लिए पूरा एक प्लानर ले आया हूँ। उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ाई पढ़ाई करेंगे अपनी, तो पूरा का पूरा सेबी का सिलेबस अच्छे से खत्म कर सकते हैं। और सिर्फ हम आज की वीडियो में ये नहीं देखेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, हम ये देखेंगे कि आपको एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है फेज 2। ठीक है, चलो तो पूरी पूरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी वीडियोस होने वाली है मेरी, जो भी मैं रिवीजन के लिए लाने वाला हूँ, वो सारी की सारी इसी चैनल पे आने वाली है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब ये जो 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। दे आर गोइंग टू बी लाइक दी वॉर। ये आपके लिए वॉर है। और किसके साथ? खुद के साथ। क्योंकि कंसिस्टेंट जो रहेगा इन 30 दिनों में, वही जीतेगा। तो खुद के साथ आपकी ये लड़ाई है, और ये 30 दिनों तक आपको लगातार लड़नी है। आपको ये पूरा सिलेबस 30 डेज में कवर करना है। और कितनी बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं छोड़ो, आज नहीं पढ़ता हूँ, आज रेस्ट ले लेता हूँ, कल पढ़ लूंगा। और वो एक दिन का रेस्ट आपको डुबा सकता है। तो कंसिस्टेंसी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थ्रू आउट मोटिवेशन आपका होना चाहिए कि हाँ, आप किसके लिए एग्जाम देने जा रहे हो। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, या फिर एकदम ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो। या फिर आपको मान लो कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको शादी करनी है मान लो, तो आपको क्या कहते हैं, हो सकता है बहुत लोग का रीज़न होता है, इसलिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। कोई भी रीज़न हो, लेकिन आपका रीज़न आपके साथ होना चाहिए इस 30 दिनों के लिए, ताकि आप कंसिस्टेंटली पढ़ सको। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे सेबी के फेज 2 में पहले 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो 100 क्वेश्चन आने लग गए हैं। अब 100 क्वेश्चन जब आते हैं किसी भी एग्जाम में, इसका मतलब है कि उस एग्जाम का जो सिलेबस है, उसमें हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है। अब आपको डेप्थ नहीं देखनी है, आपको ब्रेड्थ कवर करनी है, सिलेबस की ब्रेड्थ कवर करनी है। हर एक टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, भले आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ना जाओ। क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन होने से क्या होते हैं, एग्जामिनर पिक कर सकता है हर सब्जेक्ट में से, वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चैप्टर पिक कर सकता है। अब उसके पास चॉइस है। 6 सब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब है आपका एक सब्जेक्ट से 16 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके पास काफ़ी वैरायटी है अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो वो अलग अलग टॉपिक पिक करेगा। 16 से 20 क्वेश्चंस आपके एक सब्जेक्ट में से आएंगे, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, कंपनीज एक्ट हो, सबसे अराउंड 16 टू 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिलेबस का। तो सिलेबस आपको सामने रखना है, अपना ऑफिशियल सिलेबस, और ये देखते चलना है कि हाँ, कौन कौन सा हमारा सिलेबस के टॉपिक कंप्लीट है, चैप्टर होता चला गया। इस तरह से आपको पूरे 30 डेज का प्लानर मैं आपको दूंगा। लेकिन सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, चैप्टर्स लिखे हुए हैं, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। उसमें ऐसे सेग्रीगेशन नहीं है चैप्टर वाइज। तो पहले आपको मैं सिलेबस की मैपिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप पढ़ोगे, फिर मैं प्लानर दिखाऊंगा। एक बार मैं सिलेबस आपको अच्छे से डिकोड करके बता देता हूँ। जैसे ये है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली कॉमर्स एंड अकाउंट्स में आपके 21 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो फेज टू के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो 5 चैप्टर हैं, ये आपके यही है जो ए वाला लिखा हुआ है ना, अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट ये 5 चैप्टर्स का मिल के बनता है। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स, ये लास्ट है आपका एफ वाला। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बी वाला है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट, बहुत सारे। तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। और साथ में ये देखो 17 से लेकर 21 सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। शेयर कैपिटल पढ़ना पड़ेगा, शेयर कैपिटल के साथ साथ राइट शेयर्स, ईसॉप, बोनस और बायबैक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर रेशियो एनालिसिस, देखो यहाँ लिखा हुआ है कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये देखो चैप्टर वाइज लिख दिए हैं। ठीक है, तो मैंने इसको एक चैप्टर वाइज इसलिए बांट दिया है ताकि आपको आइडिया लगे कितने चैप्टर्स हैं। देखो कॉमर्स एंड अकाउंट्स में 21 चैप्टर्स हैं, और इसी के अकॉर्डिंग मैं प्लानर लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का कवर करते आप चल रहे हो एक एक करके। ठीक है, प्लानर की बात करेंगे, और मैं सोर्स भी बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं क्या हेल्प करूंगा, आपकी पूरी चीज़ बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना।
थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बहुत के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में बात कर रहे हैं कि फेज 2 कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो पहला ही लिखा हुआ है, वो यहाँ पे है आपका। बट बेसिक में आपका मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट ये भी आता है। ये ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है बट ये बेसिक्स में आता है, तो इसका बेसिक बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपका ये जो सेकंड वाला लिखा है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी है। देखो यूनिट, बैच, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्टिंग, यहाँ तक आपके क्या हो गए, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हो गए ये वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके नीचे क्या है ये, इसके नीचे है कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स बोलते हैं इसको। मतलब 14, 15, 16 को क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स, जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। तो चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और इनको एक सीक्वेंस भी दिया है ताकि क्लैरिटी आती रहे, एक सीक्वेंस में होना जरूरी है। अब सिलेबस में तो कुछ भी लिख दिया है ऊपर नीचे, बट मैं आपके लिए सीक्वेंस करके ले आया हूँ इसको, ताकि एक लॉजिकल सीक्वेंस में आप पढ़ो और सारे चैप्टर समझ में आए। और लास्ट चैप्टर आपका लीन सिस्टम और इनोवेशन। अच्छा, फेज 2 में आप ये रिस्क बिल्कुल नहीं लोगे कि आपको यही यही चैप्टर पढ़ने हैं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, रिवीजन के टाइम पे आप भले एक बार देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज ज़्यादा कर लो, बट आपको पढ़ना सब कुछ है, पूरी ब्रेड्थ आपको कवर करनी पड़ेगी। कॉस्टिंग के बाद आते हैं फाइनेंस में। तो फाइनेंस में फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है रेगुलेटरी बॉडीज के रोल एंड फंक्शंस। बट इतना ही नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम में, पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। तो पहला चैप्टर होगा ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फिर होगा रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, फिर होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, और ये तीनों ही चीजें इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स में कवर होगा ये फाइनेंशियल सिस्टम। फिर आपका जो दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, इसमें फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ोगे, साथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये पूरा का पूरा सेकंड वाला कवर हो जा रहा है इसमें, मार्केट्स भी और ये इंस्ट्रूमेंट्स भी। ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो ये ए और बी क्या है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, इसका मतलब जीए, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है। जन बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, आपको कहोगे सर ये वाला चैप्टर नहीं लिखा है, देखो ये चैप्टर यहीं पे कवर हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स में। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही तो है डेरिवेटिव, तो वहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका कवर हो गया। अब आगे आगे कौन सा है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो भी हमारा हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस कमीशन, जो यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं उन्हीं को चैप्टर वाइज कर दिया है मैंने। फिजिकल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट और इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फाइनेंस भी पूरा है, इसके थ्रू 13 चैप्टर्स में फाइनेंस आपका पूरा ओवर हो जाएगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो डिमांड एंड सप्लाई लिखा हुआ है, तो डिमांड सप्लाई में इलास्टिसिटी भी है, डिमांड सप्लाई भी है। तो पहले बेसिक पढ़ोगे, फिर इलास्टिसिटी पढ़ोगे उसकी, फिर मार्केट स्ट्रक्चर है, फिर नेशनल इनकम हो गया। अब आता है आपका ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर लिखा है, नेशनल इनकम में लिखा है। अब लिखा है क्लासिकल एंड किन्जियन अप्रोच, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ISLM कर्व है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन फंक्शन एंड मल्टीप्लाई एंड एक्सीलेटर है, इसका एक चैप्टर हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिलिप्स कर्व है, बिजनेस साइकिल है, मनी सप्लाई है, देखो यहाँ पे मनी सप्लाई लिखा हुआ है, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी यहीं पे आ जाएगा। फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल भी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। लेकिन इनमें से कुछ चैप्टर्स यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, आप पूछोगे क्यों। जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपका फाइनेंस में ही कवर हो जाएगा। जहाँ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हो वहाँ पे आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ोगे, 2 बार क्यों पढ़ोगे, एक ही जगह कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बहुत सारी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो ये वहीं पे कवर हो गया। इन्फ्लेशन भी फाइनेंस में कवर हो चुका है, और एनबीएफसी भी आपका फाइनेंस में कवर हो चुका है। तो ओवरऑल आपके इकोनॉमिक्स में 12 चैप्टर्स हो गए। बात समझ में आती है। चलो, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट और कंपनीज एक्ट बिल्कुल डिक्टो वैसे ही का वैसे ही है, कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में 5 चैप्टर्स हैं आपके। एक है जनरल मैनेजमेंट, जिसको आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट बोल सकते हो, लीडरशिप, एचआरडी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने भी वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा प्लान फेज 2 के लिए। कंपनीज एक्ट में आपके अगेन 7 चैप्टर्स हैं, इसके अलावा आपको कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, बस यही 7 पढ़ने हैं जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। ठीक है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल डिबेंचर, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। ये आपको चिपका लेना है अपने डेस्क पे भाई, कि हमारे पास टोटल मिला के इन सबको ऐड करोगे तो टोटल 75 चैप्टर्स आते हैं आपके। तो ये 75 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं विद इन 30 डेज, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो इन 30 डेज के 30 डेज
थ्रू आउट जो मेहनत करता रहेगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो सबको मैं इक्वल दूंगा, पढ़ाऊंगा तो सबको बराबर बराबर में। लेकिन जो हर दिन पढ़ेगा, जो हर दिन रिवीजन करेगा, जो हर दिन खुद से भी पढ़ाई कर रहा है, किसी दिन भी आलस नहीं कर रहा है, लेजीनेस नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंट जो रह रहा है, सिलेक्शन उसका होगा फाइनली। उसी पे डिपेंड करता है ना सिलेक्शन तो, क्योंकि ये मटेरियल तो सबको मिलने वाला है। ठीक है, चलो लेकिन जो पढ़ाई करेगा फाइनल में सिलेक्शन उसी का होता है। जो जितनी मेहनत करता है इस टाइम पे उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीधी बात है। चलो अब आगे आ जाओ। अब कैसे पढ़ने हैं ये 75 चैप्टर्स आपको 30 डेज में, इसके बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले मैं एक बार भाई वॉइस चेक कर लेता हूँ, पता चला इतना बोल गया और आवाज़ आपको आई नहीं। ठीक है, हाँ मुझे लगा सब कुछ ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ सब कुछ ठीक है। चलो देखो, आपको अपने डे को बांटना है दो स्लॉट्स में, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। एक स्लॉट कम से कम आपका 3 से 4 घंटे का होगा। तो कुल मिला के आपको एक महीने मतलब 30 डेज 6 से 8 घंटे कम से कम देने हैं। जितना ज़्यादा दोगे उतना बेटर है, बट मैं प्रैक्टिकल रख रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली 8 घंटे से ज़्यादा देना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, और जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। तो वो 6 घंटा दे सकते हैं मैक्सिमम, जो ऑफिस वाले हैं। जो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं वो तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी दे सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा दोगे उतना बढ़िया। अब एक स्लॉट होगा 3 से 4 घंटे का, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। ठीक है अब वो स्लॉट की टाइमिंग आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। डे 1 होगा आपको 20 जैन से, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो जो पहले के डेज हैं उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर, उतनी जल्दी बैकलॉग्स को कवर कर लेना। ठीक है, अगर आप ये वीडियोस बाद में भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले की चैप्टर्स हैं उनको आप बैकलॉग्स को कवर कर लेना। वो वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी, और कैसे मिलेंगी सब मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपका पहला चैप्टर है, और सेकंड है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको ये डे 1 में कवर करना है, दोनों चैप्टर साथ में। स्लॉट 2 में आप मैनेजमेंट लेके चलोगे, एक डिफिकल्ट और एक इजी सब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट आप कर लोगे यहाँ पे। फिर आप डे 2 पे स्टार्ट करोगे इसी तरह रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, और स्लॉट 2 में मैनेजमेंट का लीडरशिप। फिर डे 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल कंपनी अकाउंट्स, और यहाँ एचआरडी। इसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन और शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग, और यहाँ मोटिवेशन, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, साथ में कम्युनिकेशन। आपका मैनेजमेंट हो जाएगा खत्म डे 5 तक। डे 6 को आप रिवीजन करना मैनेजमेंट का सेकंड स्लॉट में, और फर्स्ट स्लॉट में अकाउंट्स को कंटिन्यू करना, फंड फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, डे 7 को आप राइट शेयर्स, ईसॉप और बोनस कर लोगे, और स्लॉट 2 में सेम डे 7 को आप अकाउंट्स का रिवीजन भी कर लेना पूरे 1 से लेके 15 तक। ये प्लानर मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये आप रिवीजन करोगे अकाउंट्स का चैप्टर 1 to 15 डे 7 पे। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करोगे, आप अकाउंट्स को कंटिन्यू करोगे, और यहाँ पे आपका कंपनीज एक्ट चालू हो जाएगा स्लॉट 2 पे, क्योंकि मैनेजमेंट आपका ओवर हो चुका है। डे 8 से मतलब सेकेंड वीक में आपका कंपनीज एक्ट चालू हो जाएगा, और अकाउंटेंसी भी खत्म करने की कगार में आ ही चुका है। डे 8 में चैप्टर 16 चैप्टर 17 करना, डे 9 में, डे 8 में आपका 16 17 हो गया। 9th डे पे 28 जनवरी को रेवेन्यू रिकॉग्निशन पीपीई का अकाउंटिंग स्टैंड खत्म कर लोगे, और यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस खत्म हो ही चुका है। डे 10 को फॉरेक्स और इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म करेंगे हम लोग मिलके, कंपनीज एक्ट का डिविडेंड खत्म हो जाएगा। डे 11th से आपकी अकाउंट्स खत्म होकर कॉस्टिंग चालू हो जाएगी, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, कंपनीज एक्ट का ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह डे 12 में एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड पढ़ोगे। नेक्स्ट डे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग खत्म कर लोगे डे 14 तक। और ये डे 14 आते आते स्लॉट 2 में आपके सारे कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स भी ओवर हो गए। देखो यहाँ पे 7 दिन थे और 7 चैप्टर्स हैं, सातों के सातों चैप्टर आपके ओवर हो गए। कंपनीज एक्ट भी खत्म हो गया सेकेंड वीक के एंड तक। ठीक है, और जब आपको 2 फरवरी हो रहा होगा तब आपका नेक्स्ट में आओगे तो इकोनॉमिक्स शुरू कर दोगे स्लॉट 2 में। कॉस्टिंग आप वही कर रहे हो, कॉस्टिंग जो ऊपर से आपने कंटिन्यू करते जा रहे हो। डे 15 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हो, फिर आगे के चैप्टर्स कर रहे हो। डे 20th आते आते 8 फरवरी आते आते आपका कॉस्टिंग भी पूरा ओवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स आपकी चल रही होगी। डे 21 को आपकी इकोनॉमिक्स भी ओवर हो जाएगी। देखो यहाँ डे 21 में इकोनॉमिक्स भी ओवर हो गई। 9 फरवरी आते आते आपका इकोनॉमिक्स भी ओवर हो जाएगा, और फर्स्ट लॉट में आप कॉस्टिंग को रिवाइज भी कर लोगे। मतलब आपका अकाउंट्स भी हो गया, 9 फरवरी तक आपका अकाउंट्स भी हो गया, कॉस्टिंग भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, मैनेजमेंट भी हो गया। ठीक है, और कंपनीज एक्ट भी हो गया। ठीक है, आपका बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बचा। 9 फरवरी तक आपके 5 सब्जेक्ट मेजर कंपोनेंट्स खत्म हो गए। फाइनेंस लास्ट में लेने का लॉजिक ये है क्योंकि फाइनेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आते हैं।
ठीक है, तो वो आपके पहले ही हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल अवेयरनेस तो थोड़ा थोड़ा पहले आप करते रहना। वो भी मैंने वेबसाइट में फ्री में डाल दिया है, सारे के सारे जो भी आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने सब कुछ वेबसाइट में डाल रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कुछ भी, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप ये लेक्चर्स कर रहे हो, हर डे में कोई डाउट है, तुरंत तुरंत इस व्हाट्सएप पे इमेज भेज सकते हो, या कोई भी डाउट है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो सीधे, या फिर ईमेल कर सकते हो। व्हाट्सएप ज़्यादा कन्वीनियंट है तो व्हाट्सएप कर लेना। 12 से 24 घंटे के अंदर जब भी मैं मोबाइल चेक करूंगा अपना, आपके मैसेजेस देख सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा मोबाइल मेरे हाथ में रहता है, बट मैं यूजुअली 12 से 24 घंटे में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यूजुअली चाहे टेलीग्राम में मैसेज करो चाहे यहाँ पे मैसेज करो, ठीक है भाई। तो आपका इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गया। अब क्या करोगे? अब आते हैं फाइनेंस की बारी। डे 22 में आप क्या करोगे? मॉक टेस्ट देना शुरू कर दोगे स्लॉट 2 पे, और साथ में फाइनेंस करना शुरू कर दोगे। मॉक टेस्ट क्यों? क्योंकि आपके लगभग लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। खाली फाइनेंस बचा है, वो भी स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। फाइनेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आती है काफ़ी, तो यहाँ से आप फुल लेंथ मॉक देना चालू कर दोगे, और फुल लेंथ मॉक देते देते थोड़ा बहुत फाइनेंस भी कवर करते चलोगे आप। तो डे 22 में आप क्या करोगे? फाइनेंस को कवर करना शुरू करोगे, ओवरव्यू करोगे फाइनेंशियल सिस्टम का, रेगुलेटरी बॉडी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डे 23 में क्या करोगे? स्लॉट 1 में फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट करोगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन करोगे, और स्लॉट 2 में आप क्या करोगे? इस मॉक का एनालिसिस करोगे अच्छे से, ठीक है। पेपर 2 का जो आप मॉक दोगे, या पेपर 1 का भी दे लेना, साथ में दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो पेपर 2 का दे लेना, ठीक है। इसके बाद डे 24 आएगा 12 फरवरी, फिर और भी चैप्टर्स आप कवर करोगे, और यहाँ पे मॉक 2 दोगे, फिर अगले दिन एनालाइज करोगे, फिर मॉक 3 दोगे, एनालाइज करोगे। डे 27 आते तक, 15 फरवरी आते आते आपके 3 मॉक कंप्लीट हो जाएंगे विद एनालिसिस, और आपका फाइनेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट 15 फरवरी तक। लेकिन डे 28 में क्या करोगे? फिर 16 फरवरी को कंपनीज एक्ट पूरा रिवीजन करोगे, जो हम पढ़ेंगे पहले अभी कंपनीज एक्ट, उसको पूरा रिवाइज करोगे एक साथ, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसके थ्रू। फिर रिवीजन करोगे स्लॉट 2 में अकाउंट्स पूरा का पूरा। डे 29 में फिर क्या करोगे? फिर इकोनॉमिक्स स्लॉट 1 में, और फाइनेंस स्लॉट 2 में। फिर डे 30 में फिर कॉस्टिंग और मैनेजमेंट। इस तरह से आपका 6 सब्जेक्ट 3 दिन में कंप्लीटली रिवाइज भी कर दोगे, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना प्लानर के तरीके से, उसी को डे 28, डे 29 और डे 30 में रिवीजन करोगे प्रॉपर। डे 31 जो होगा 19 फरवरी, यहाँ चाहो तो आप मॉक 4 और 5 दे सकते हो स्लॉट 1 में, और दूसरे स्लॉट में एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो मॉक ना भी दो, जो आपने पहले के मॉक दिए हैं, जो मॉक 1, 2 और 3 दिए हैं, उन्हीं को आप चाहो तो पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्म में, या जो ऑनलाइन आपकी जो ई पीडीएफ जो पीडीएफ होगी आपकी सॉफ्ट कॉपी, उसके ही फॉर्म में आप उसके सोल्यूशन के साथ क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, वीक एरियाज को भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो। चाहो तो मॉक यहाँ पे ना भी करो तो भी चलेगा, लास्ट के 2 डेज में मॉक नहीं करते हैं जनरली, बट ये सेकंड लास्ट डेट था तो मैंने लिख दिया है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कर सकते हो, क्योंकि एनालाइज भी उसी दिन करना है। लास्ट डे जो होगा 20 फरवरी, उस दिन आप कोई भी मॉक नहीं दोगे। क्या करोगे? जो भी आपने मॉक्स पहले दे रखे हैं, उसी की पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करोगे, क्वेश्चन भी, आंसर भी, सोल्यूशन भी, उन्हीं को, ठीक है। क्योंकि आप जो ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है तो कर चुके हैं ना, मॉक में आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट साथ में मिल जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे सारे सोल्यूशंस के मॉक्स को एक साथ देखोगे, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सारे सब्जेक्ट का एक साथ भी तो करना पड़ेगा प्रिपरेशन। वो कैसे रिवाइज करोगे? वो मॉक्स के थ्रू ही करोगे, और यहाँ पे अलग अलग तो आप कर ही चुके हो, ठीक है। तो 5 मॉक दे सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा 5 मॉक देना, ज्यादा फिर अभी टाइम भी नहीं बचा आपके पास, और कम से कम 3 तो जरूर देना, ठीक है। चलो, समझ में आ गई बात। और स्लॉट 2 में रेस्ट कर लेना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट डे 20 फेब को। चलो भाई, बात आपको सब कुछ समझ में आ गई। अब ये सब होगा कैसे? इतना कुछ कैसे करोगे? इतना सब कुछ ये जो है 20 जनवरी से कैसे करोगे? इतने सारे सारे सब्जेक्ट कैसे करोगे? ये कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं कराऊंगा, लेकिन आपका काम ये होगा कि रिवाइज सब कुछ अपने आप करोगे, लेक्चर्स देखोगे और प्रॉपर रिवीजन करोगे। कैसे कराऊंगा? मैं यूट्यूब में लेक्चर्स डाल दूंगा। यूट्यूब के लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। गूगल लेंस आपके मोबाइल में होगा, गूगल लेंस से गूगल लेंस खोलना और इसको स्कैन कर लेना, इस वाले क्यूआर कोड को, तो टेलीग्राम चैनल को वो रीडायरेक्ट कर देगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं कि लेक्चर अपलोड हो गया है। या फिर आप व्हाट्सएप चैनल ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। गूगल लेंस खोलना और ये स्कैन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना। दोनों में से दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों कर सकते हो, चाहो तो कोई एक कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने का एक और तरीका होता है, सर्च करके भी हो जाता है @ और नीचे मैं डाल दूंगा वैसे लिंक। इतना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा इसका भी, टेलीग्राम चैनल का भी, और
इसका व्हाट्सएप चैनल का भी डाल दूंगा, चाहो तो आप स्कैन कर लो, चाहो तो आप लिंक से कर लो, चाहो तो आप ये सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। समझ में आ गई बात। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियोज इसी में पढ़ने वाली हैं। अच्छा, जो मैं लेक्चर्स लूंगा उनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब पहला लेक्चर चालू हो जाएगा तभी बता दूंगा। सब कुछ फ्री होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब करा दूंगा मैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, अच्छा हाँ, अरे कराएंगे कैसे, अच्छा ये तो सुनो कि करना कैसे है ये करोगे एमसीक्यूज के थ्रू। ये सारे के सारे चैप्टर जो हम करेंगे ये करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। एमसीक्यूज के थ्रू कैसे करोगे, एमसीक्यूज के थ्रू करोगे मतलब सीक्वेंस में, मतलब चैप्टर के हम ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम एमसीक्यू उठा के करने लग जा रहे हैं, नहीं। हम इन चैप्टर्स, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू करेंगे एक सीक्वेंस में, मतलब जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी खत्म होता जाए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाए। एक तीर से दो निशाने लगाने हैं हमको। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़े पूरा पूरा, फिर हम अगले लेक्चर में एमसीक्यू पढ़े, इतना टाइम ही नहीं है। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हमें एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन बना के लाऊंगा मैं आपके लिए कि आपका उससे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होता जाएगा, तो पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरे एमसीक्यूज के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लोगे। एग्जाम में कॉन्सेप्ट किसके फॉर्म में आएगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लोगे और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आ जाएगी। यही हम फॉर्मेट पूरा का पूरा 30 दिनों तक जो है फॉलो करेंगे। ठीक है। और बाकी टाइमिंग क्या रहेगी, वो तो मैं टाइमिंग देखो कुछ फिक्स नहीं है, बस ये डे फिक्स है कि इस डे में ये दोनों जो है लेक्चर्स अपलोड होंगे। ठीक है, अब किस टाइम होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से पता चल जाएगा। और ये सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, यहाँ से भी पता चल जाएगा। 3 काम आपको मैंने दिए हैं, बाकी काम मेरा है। ठीक है, चलो। और अगर आप थोड़ा लेट में देखते हो ये वीडियो तो भी कोई बात नहीं, जितना भी बैकलॉग्स होंगे वो कवर कर लेना। ठीक है, चलो फिर स्कैन स्कैन करके चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।